नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक और कंटेंट है राजस्थान के भौतिक विभाग। और राजस्थान की भौतिक विभागों को यानी धरातलीय प्रदेश को कितने उप विभागों में बांटा गया है, इसको समझने से पहले हम पृथ्वी के निर्माण का जो प्रारंभिक काल था उसको समझते हैं। जियोग्राफी में हम जब महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक विशाल भूखंड था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय, और उसका नाम था पैंजिया। भूखंड का नाम था पैंजिया और एक दूसरा भूखंड था महासागर का, वो था पैंथालासा। ये दो रूपों में विभक्त थे। तो कालांतर में पैंजिया के दो टुकड़े हो जाते हैं। जो एक भूखंड था, भूमि का भाग था, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड तो दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तथा इन दोनों भूखंडों के मध्य एक समुद्री भाग होता है, सागरीय भाग होता है, उसका नाम होता है टेथिस सागर। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, रेगिस्तानी प्रदेश है, उसमें स्थित खारे पानी की झीलें इसी टेथिस सागर के अवशेष हैं। जबकि राजस्थान का जो मध्य पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो टेथिस सागर के अवशेष होने के कारण राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें हैं वो अधिक पाई जाती हैं। ये हमने झीलों में पढ़ लिया। और झीलों का एक सेपरेट वीडियो, राजस्थान में खारे पानी और मीठे पानी की झीलें, सेपरेट वीडियो डाला जा चुका है। आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लिया आप। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में या कहीं कि धरातलीय प्रदेशों में बांटा जाता है। तो इसके लिए हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको मानचित्र के माध्यम से हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक भाग उप विभाग के रूप में हमने बांट दिया, वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा मैदानी प्रदेश जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, नदियों के बहाव क्षेत्र वाला। और एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, हाड़ौती का पठार कहलाता है। जब हम धरातलीय प्रदेश को मैप के माध्यम से देखेंगे तो ये हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे राजस्थान के धरातलीय प्रदेश को मैप के माध्यम से। ये हमने देख लिया कि राजस्थान के धरातलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मरुस्थलीय प्रदेश जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। ये अरावली प्रदेश येलो कलर में, और ये पूर्वी मैदान, और नीचे नीचे जो है ये हाड़ौती का पठार या इसे दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो इस तरीके के 4 भौतिक प्रदेश हैं, धरातलीय प्रदेश इसको बांटा गया है। अब हम इसको और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रदेश को भी कई भागों में बांटा गया है क्योंकि इसका जो धरातलीय स्वरूप है वो समान नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो कि जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र है, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर इसको सिंचित मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ कुछ सिंचाई की व्यवस्था है इंदिरा गांधी नहर द्वारा, ये घंगर का मैदान है। ये शेखावाटी प्रदेश है, बागड़ प्रदेश भी कहलाता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिले इसमें आते हैं। ये अर्ध शुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश है। ये पूर्ण शुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश है, तो ये अर्ध शुष्कीय मरुस्थल प्रदेश है। ये लूणी बेसिन है। यहाँ अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ से जो अपनी लूणी नदी है वो निकल कर आती है और इसका ये बहाव क्षेत्र है और ये आगे अरब सागर की तरफ चली जाती है। तो ये लूणी बेसिन कहलाता है। अब हम दूसरे पार्ट को समझते हैं मैप के माध्यम से। दूसरा पार्ट है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। ये विस्तार है अरावली पर्वतीय प्रदेश का, जो कि दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, सिरोही, उदयपुर के आसपास।
तो उत्तर में अलवर के आसपास इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो इसको भी कई भागों में बांटा हुआ है। दक्षिणी अरावली, ये जो प्रदेश है ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली है अजमेर के आसपास का, और ये उत्तरी अरावली कहलाता है। इसमें चोटियां हैं अलग अलग। तो ये जो है दक्षिणी अरावली में भोरट का पठार है, यहाँ ये भोरट का पठार है। अब हम तीसरे पार्ट को देखते हैं, यानी राजस्थान का तीसरा जो धरातलीय प्रदेश है वो मैदानी क्षेत्र है। और ये मैदानी क्षेत्र वाला भाग है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बनास नदी का बहाव क्षेत्र। और इधर दक्षिणी राजस्थान में थोड़ा सा मैप को हम जूम कर लेते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये जो अपना पूर्वी मैदान है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। ये पूर्वी मैदान जो कि बनास नदी बेसिन का है, बनास नदी यहाँ अरावली पर्वतमाला से निकलकर इस तरीके से बहती हुई ये यहाँ से जाने वाली चंबल नदी की सहायक बन जाती है और फिर ये नर्मदा में मिलकर गंगा नदी की सहायक नदी बनकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो ये जो पठारी भाग है दक्षिण का हाड़ौती का पठार, इसका ढलान इस तरीके से है उत्तर की ओर, ताकि यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ हैं उनका बहाव क्षेत्र ऐसे होगा ऊपर की ओर। ये छप्पन का मैदान है, ये भी पूर्वी मैदान का ही हिस्सा है। छप्पन का मैदान, माही बेसिन भी इसको कह सकते हैं। तो माही बेसिन या छप्पन का मैदान ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास है ये क्षेत्र। यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र पड़ते हैं। और ये माही नदी दक्षिणी राजस्थान की कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। ये ऐसे प्रवेश करती है और वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये माही बेसिन, माही नदी का प्रभाव क्षेत्र वाला मैदान है, ये माही बेसिन कहलाता है। और इसमें छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, कई असमतल क्षेत्र है ये। और इन पहाड़ियों से युक्त जो कटा फटा क्षेत्र है इसे स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र भी कहलाता है। ये काठल भी कहलाता है, इसलिए माही नदी काठल की गंगा भी कहलाती है। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो काठल कहलाता है, तो काठल की गंगा भी कहलाती है। ये कर्क रेखा ऐसे गुजरती है राजस्थान से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो इसलिए ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी भी है। ये हाड़ौती का पठार है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चौथा अपना भौतिक प्रदेश है, धरातलीय प्रदेश है। इस तरीके से हमने इस भौतिक प्रदेश को मैप के माध्यम से समझा। इस मैप के माध्यम से आप जब नदियों के प्रवाह क्षेत्र को समझेंगे, अपवाह प्रणाली, राजस्थान में 3 प्रकार की अपवाह प्रणाली है। ये इधर से जो नदियाँ जाएंगी ये अरब सागर की ओर जाएंगी और अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाएंगे, गंगा या नर्मदा की सहायक होकर गंगा की सहायक बनेंगे और फिर ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाएंगे। शेखावाटी प्रदेश के आसपास का ये जो क्षेत्र है ये अंतः प्रवाही क्षेत्र है, जो काटली नदी बहती है यहाँ। तो अंतः प्रवाह यानी ऐसी नदियाँ जो किसी भी क्षेत्र, किसी भी महासागर में नहीं मिलती। इस तरीके से अपन इस मैप के माध्यम से धरातलीय स्वरूप को समझने का प्रयास किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और ये विशाल मरुस्थल, थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला और सर्वाधिक वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा था। तो थार के मरुस्थल के लिए एक शब्द और यूज होता है, उसका नाम है रुक्ष क्षेत्र। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% भाग थार का मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वह 40%। तो 60 और 40 आप याद रखें, 60% जनसंख्या क्षेत्रफल तो 40%
जनसंख्या। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी बहती थी इस क्षेत्र से। तो ये सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण आज जैसलमेर में एक चांदन गांव है, उसमें चांदन नलकूप लगा हुआ है और ये मीठे पानी का नलकूप है, इसलिए इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। यानी जो राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश है उसमें कभी सरस्वती नदी बहा करती थी प्राचीन समय में। इसका विस्तार 12 जिलों में है। तो इसके लिए जिले हम अपने ऊपर मानचित्र के माध्यम से देख लिए थे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान ऊंचावच नहीं रखता, इसमें भिन्नता है। कहीं शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है तो कहीं लूणी और जवाई नदी बहती है, तो लूणी जवाई का बेसिन है। तो कहीं जो अंतः नदियाँ बहती हैं, अंतः प्रवाही नदी, शेखावाटी क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र और जो घंगड़ का मैदान, इस तरीके से इनको कई उप या कहीं के 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया है। तो शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है लूणी जवाई प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, लूणी जवाई जो जहाँ लूणी और जवाई नदी बहती है उसका प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश जहाँ झुंझुनू, सीकर, चूरू, घंगर प्रदेश। अब शुष्क रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश का थोड़ा विस्तार हम देखें किस तरीके से है, कितनी वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। तो शुष्क रेतीला जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी औसत वार्षिक वर्षा है वो है 25 सेंटीमीटर, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, चूरू जिले आ जाते हैं। इसमें पश्चिमी भाग है वो शामिल है। इन प्रदेशों में चूरू जिले का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का, ये सभी जगह बालू का स्तूप है, बड़े बड़े बालू के टिब्बे हैं या कहें कि धरती दोहरारी है ये। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि एक भूगर्भीय पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। सेवण घास जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि यहाँ कभी 18 करोड़ वर्ष पहले पुराने वृक्षों के कुछ अवशेष हैं जिन्हें जीवाश्म अवशेष उस जगह पे मिले हैं और इनका नाम है आंकल वुड फ्रोसिस पार्क। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का विशाल भंडार मिला हुआ है। लूणी जवाई बेसिन, ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें लूणी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। जवाई और अन्य जो सहायक नदियां हैं, लूणी की सहायक, जवाई की सहायक नदियां, और इसका विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर, नागौर जिले के दक्षिण भाग तक है। और ये एक नदी निर्मित क्षेत्र मैदान है जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश का दूसरा नाम है बागड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। बागड़ और बांगड़ दोनों में अंतर है। तो बागड़ प्रदेश झुंझुनू, सीकर, चूरू का प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, जबकि वागड़ है वह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र। ये आप ध्यान रखें थोड़ा। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर जिले के उत्तरी भाग तक है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त हैं यानी रन हैं, खड्डे टाइप, जिनमें झील बनी हुई हैं, जैसे डीडवाना नागौर, डेगाना नागौर, सुजानगढ़, ताल छापर, चूरू, परिहारा, कुचामन, नागौर आदि प्रमुख घग्गर का मैदान। नेक्स्ट और चौथा जो उप क्षेत्र है वो घग्गर का मैदान है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण है वो घग्गर नदी के प्रवाह के बाढ़ से बना है, तो इसे घग्गर नदी का मैदान। मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनमें पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालुका के स्तूप होते हैं, उनको अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, और समकोण पे बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। तो ये पश्चिमी रेगिस्तान में या पश्चिमी भाग में राजस्थान के खूब बनते हैं, कोई अनुदैर्ध्य तो कोई अनुप्रस्थ। समकोण पे बनने वाले अनुप्रस्थ और समांतर बनने वाले अनुदैर्ध्य। ईर्ग है वो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल
कहलाता है और ये जैसलमेर में है। हेमाद कहलाता है वो संपूर्ण पथरीला जो मरुस्थल होता है वो कहलाता है, ये जोधपुर में है। रैग कहलाता है रेतीला और पथरीला यानी मिश्रित मरुस्थली रूप होता है उसको, और ये है मिश्रित मरुस्थल। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूप के जो प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बरखान। तो पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप जो कि सीधे होते हैं, अनुदैर्ध्य आड़े तिरछे बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, बरखान जो कि रेत के चंद्राकार बालू का स्तूप यानी आधे चंद्रमा के समान होते हैं, इनको बरखान कहते हैं, अर्ध चंद्रमा के समान। अरावली पर्वतीय प्रदेश, राज्य के मध्य में अरावली पर्वतमाला है और ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला ये पर्वत श्रृंखला कैम्ब्रियन जो कि पोलीजोइक युग की है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ, किससे संबंधित है, तो कैम्ब्रियन पोलीजोइक युग। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। राजस्थान के मैप में इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई दक्षिणी दिशा में दक्षिण पश्चिम जो दिशा है सिरोही उदयपुर के आसपास ज़्यादा है। तो उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो अलवर तक जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है और ये दक्षिणी पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में ये दिल्ली तक जाती है। जब राजस्थान में श्रृंखला है खेड़ ब्रह्मा जो कि सिरोही से शुरू होती है, शुरुआत इसकी खेड़ ब्रह्मा सिरोही से होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है, या कहें कि कुल जो भाग है इसका 80% राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है, समान भाग नहीं है, असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और दौसा, अलवर में है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला के जब हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये 9.3% भाग क्षेत्रफल पे फैली हुई है और यहाँ जनसंख्या जो निवास करती है वो 10% है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 उपक्षेत्रों में बांटते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली की चौड़ाई अधिक है, ये हमने ऊपर देख लिया। तो इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं और ये पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं, सिरोही जिले में है ये, माउंट आबू में, जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। गुरु शिखर, गुरु से शुरुआत होती है, सबसे बड़े पर्वत शिखर गुरु। यहीं की अन्य जो चोटी हैं वो हैं शेर जो कि सिरोही में है, गुरु से शुरुआत हो गई। दूसरी शेर, तीसरी देलवाड़ा जो कि ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर है। तीसरी जरगा जो कि उदयपुर में है। चौथी अचलगढ़ और 5वीं कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है। इसके दरे देख लेते हैं हम कि अरावली पर्वतमाला के बीच से जो पतली नाल के रूप में होते हैं उन्हें दरे कहते हैं। तो ये जीलवा की नाल, पगल्या की नाल भी कहते हैं इसे, और ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली का दरा है, या कहें कि मारवाड़ से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ जाने वाला रास्ता प्रदान करने वाला दरा है जीलवा की नाल, पगल्या की नाल भी इसको कहते हैं। सोमेश्वर की नाल विकट और तंग दरा है। हाथीगढ़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास स्थित है। स्वरूप घाट देसूरी की नाल जो कि पाली में है। दिवेर और हल्दी घाटी का दरा जो कि राजसमंद में है। आबू पर्वत से सटा हुआ एक उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार जो आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर जो कि मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। ये हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय जो कि भारत के उत्तर में और नीलगिरी जो कि भारत के दक्षिण में। तो उत्तर और दक्षिण के बीच हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था।
दक्षिणी अरावली की कुछ रेंज चोटियां हैं, उनको देख लेते हैं हम। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो सिरोही में 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा 1431 मीटर, और अचलगढ़ 1380, और कुंभलगढ़ 1224, धोनिया जो कि 1183, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ उदयपुर में है, ये 1000 मीटर है, और सज्जनगढ़ ये भी उदयपुर में है जो कि 938 मीटर है, और लीलागढ़ है ये 874 मीटर है। मध्य अरावली पर्वतमाला देख लेते हैं अभी इसकी ऊंचाई। ये मुख्यतः अजमेर ज़िले में फैला हुआ है। मध्य अरावली का जो फैलाव है वो सबसे ज़्यादा अजमेर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ सकड़ी घाटियाँ भी हैं जो समतल स्थल भी हैं। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़ की चोटी है जो 870 मीटर है, और पश्चिम में सरपीला काल यानी सांप के आकार की एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, जिसे नाग पहाड़ी कहते हैं। और जो लूणी नदी है वो नाग पहाड़ से ही निकलती है। इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। मुख्य दरें हैं मध्य अरावली के, वो हैं बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, और देबारी, झीलवा, कछवाड़ी, पीपली, अरनिया आदि। मध्य अरावली क्षेत्र की जो चोटियाँ हैं वो हैं गोरम जी की घाट जो कि उदयपुर में है, तारागढ़ 870 ये भी अजमेर में है, नाग पहाड़ नहीं पहाड़ है, नाग पहाड़ अजमेर में जो कि 795 मीटर है। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है, उसकी चोटियाँ देख लेते हैं हम। तो इस क्षेत्र का विस्तार है वो जयपुर, दौसा और अलवर 3 जिलों में फैला हुआ है, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश का। और इस क्षेत्र में अरावली की जो श्रेणियाँ हैं वो अनवर्त न होकर दूर दूर तक फैली हुई, यानी टूटी फूटी दूर दूर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई हो 450 से 700 मीटर है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि दक्षिणी राजस्थान में यानी सिरोही उदयपुर के पास है वो चोटियाँ सबसे ऊंची है, मध्य अरावली की उससे नीची है, और फिर उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की ओर चलते हैं जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, तो यहाँ इनकी ऊंचाई घटती चली जाती है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटी है रघुनाथगढ़ जो कि 1000 मीटर है, 1055 मीटर है, खोह जो कि जयपुर में 920 है, बहराच अलवर में है 792 है, और बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर है। उत्तरी पूर्वी अरावली के प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ सीकर, कई बार पूछा जाता है रघुनाथ सीकर को, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 1055 मीटर है। खोह जो कि जयपुर में 920 है, भरच जो कि अलवर में है 792, बरवाड़ा जयपुर में, बबई झुंझुनू में, बबाई को भी कई बार पूछा जाता है, बबाई चोटी झुंझुनू में है जो कि इसकी ऊंचाई है वो 780 मीटर है, बिलाली अलवर 775, और मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। बैराठ ये जयपुर में 704 मीटर की है, सरिस्का अलवर में 677 मीटर, और सिरावास 651 मीटर। पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिणी पठारी भाग के दक्षिण भाग में पूर्व का मैदान स्थित है, और ये मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पे फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में राज्य की जो जनसंख्या है वो 39% है। इस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, और दक्षिणी की ओर जब बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले का मैदानी भाग सम्मिलित है। और ये प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश अर्थात नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी का से बना हुआ प्रदेश, और इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। तो मैदानी प्रदेश में इसके 3 उप प्रदेश, बनास बाणगंगा बेसिन वाला, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से क्लियर होंगे आपके, बनास बाणगंगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जियोग्राफी ये निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र का कल्चर क्या होगा, उस क्षेत्र में सिंचाई किन साधनों से होगी, उस क्षेत्र में कृषि किस प्रकार की होगी। तो अब बनास बाणगंगा बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ विस्तृत मैदान है, और ये मैदान बनास और उसकी सहायक नदी हैं वो बाणगंगा, बेड़च, डेन, मानसी, सोडरा, खारी, भोसी और मोरेल
आदि नदियों द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान है और ढाल इसका पूर्व की ओर है। ये भी आपको नोट रखना है। इसका ढाल पूर्व की ओर होने के कारण ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, जो कि चंबल की सहायक नदियाँ बनकर उत्तर प्रदेश में नर्मदा में मिलती हैं और नर्मदा में मिलकर ये गंगा की सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। चंबल बेसिन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिला सम्मिलित है और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। और इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, जो कि चंबल बीड है, तो चंबल बीड में पड़ने वाले जिले हैं ये सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। और ये अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र है और इसके मध्य समतल क्षेत्र भी स्थित है। मध्य माही बेसिन और छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कई बार पूछा जाता है। इसका विस्तार उदयपुर और दक्षिणी पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी और इसी प्रदेश से वापस गुजर जाती है, यानी गुजरात मध्य प्रदेश में वापस प्रवेश कर जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये बागड़ की गंगा के नाम से पुकारी जाती है। और बागड़ क्षेत्र में बहने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग में, ये आप बिल्कुल फैक्ट क्लियर रखें, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है वो 56 गांवों का समूह है। इसलिए इस भूभाग को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये काठल की गंगा भी कहलाती है क्योंकि ये काठल प्रदेश से बहती है। काठल प्रदेश प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र काठल क्षेत्र कहलाता है, काठल प्रदेश कहलाता है। तो ये 56 गांव के समूह से गुजरती है, 56 बेसिन या 56 के मैदान का निर्माण करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ 9.60% और राज्य की 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। राजस्थान के इस भाग में 4 प्रमुख जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इस पठारी भाग की प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है और इसकी सहायक नदियाँ जैसे पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज आदि हैं। और इसी पठारी भाग की जो नदियाँ हैं, इस क्षेत्र में वर्षा का औसत है वो 80 से 100 सेंटीमीटर। 80 से 100 सेंटीमीटर। राजस्थान का झालावाड़ जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, तो औसत वर्षा और सर्वाधिक वर्षा यही होती है। और ये राज्य का एकमात्र अति आंध्र जिला है। ये भी आप फैक्ट क्लियर रखें, अति आंध्र जिलों की श्रेणी में आने वाला जिला। और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो मध्यम काली है, जो कि अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास, मूंगफली की फसल अधिक होती है। और पठारी भाग अरावली और विंध्याचल के बीच एक संक्रांति प्रदेश है। विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश में है और अरावली उसके बीच का एक संक्रांति प्रदेश है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो हाड़ौती का पठार जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, एक विंध्यन कगार भूमि जो कि धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर इन जिलों में है। तो ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने क्लियर कर लिया कि राजस्थान को धरातलीय रूप से कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान के हर एक प्रदेश को हमने देखा। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखा, राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला है उसको देखा, उसका फैलाव हमने देख लिया, पूर्वी मैदान को हमने देख लिया और हाड़ौती के पठार को हमने देख लिया। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण चैप्टर को क्लियर किया है। और किसी भी एरिया की जियोग्राफी से वहाँ की इकोनॉमी का पता लगाया जा सकता है, वहाँ के कल्चर का पता लगाया जा सकता है, वहाँ उत्पन्न होने वाली फसलों का पता लगाया जा सकता है। बहुत कुछ वहाँ की जियोग्राफी पे डिपेंड करता है। तो आपको जब ये जियोग्राफिकल जो एरिया की जानकारी सही से होगी तो आप अन्य चीज़ों को भी आसानी से सीख पाएंगे। ये अगर आपके सपनों में जान है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए डाले हुए हैं और हमेशा आपके सहयोग के लिए डाले जाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने में मदद करें। खुद आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं।
मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक थैंक्स।